नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेरोजगारी का आशय, परिभाषा, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में पीगू का बेरोजगारी के संबंध में दृष्टिकोण, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का बेरोजगारी के संबंध में क्या दृष्टिकोण है तथा भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव एवं बेरोजगारी की समस्या पर अंकुश लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या क्या हैं तथा भारत में बेरोजगारी की माप के संबंध में मुख्यतः सामान्य बेरोजगारी किसे कहते हैं, चालू साप्ताहिक बेरोजगारी क्या है एवं चालू दैनिक बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में, चाहे वह विकसित अर्थव्यवस्था हो या विकासशील या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी की समस्या सामान्यतः पाई जाती है। और बेरोजगारी की समस्या विकासशील देशों में या अल्पविकसित देशों में विकसित देशों की अपेक्षा बहुत ही भयावह स्थिति है। तो जान लेते हैं बेरोजगारी किसे कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का मतलब उत्पादन कार्य में न लगा होना है। अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में बेरोजगारी का मतलब होता है उत्पादन कार्य में न लगा होना, अर्थात किसी भी कार्य में न लगा होना बेरोजगारी कहलाता है। बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जब एक व्यक्ति सक्रियता के साथ रोजगार की खोज करता है परंतु वह रोजगार पाने में सक्षम नहीं होता, अर्थात रोजगार पाने में अक्षम रहता है, तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। नीति आयोग के अनुसार बेरोजगारी क्या है? इच्छा, क्षमता एवं योग्यता रहने के बावजूद जब किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है, अर्थात एक सक्षम व्यक्ति द्वारा मांगने पर भी रोजगार नहीं मिलने की स्थिति को बेरोजगार कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है और वह काम करने का इच्छुक होता है फिर भी उसे काम नहीं मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? बेरोजगार कहा जाता है। नीति आयोग ने अपनी इस परिभाषा में इच्छा, क्षमता एवं योग्यता 3 शब्दों का प्रयोग किया है। तो इच्छा क्या है, क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, इसको जान लेते हैं। इच्छा का मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति रोजगार की इच्छा रखता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो यह आवश्यक है कि वह अपना रोजगार नहीं कर पा रहा है और बेरोजगार हो जा रहा है। ऐसी स्थिति को इच्छा कहा जाता है, मतलब इच्छा होते हुए भी वह कार्य नहीं कर पा रहा है। और दूसरा है क्षमता। क्या है? क्षमता का संबंध शरीर के कार्य करने की दशा से है, जैसे किसी बीमार बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग आदि को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कोई दिव्यांग काम करने की क्षमता, इच्छा, योग्यता रखता है फिर भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है तो वह बेरोजगार कहलाएगा। और योग्यता क्या है? किसी कार्य को करने की विशेष कुशलता को योग्यता कहा जाता है, परंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि क्या होता है, जब व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने की इच्छा व क्षमता तो रखता है किंतु उसमें योग्यता नहीं होने के कारण उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। तो भारत में योग्यता या स्किल इंडिया नाम से अनेक प्रोग्राम चलाए गए हैं जो योग्यता को बढ़ाते हैं और रोजगार सृजन का कार्य करते हैं। तो नीति आयोग की इस परिभाषा में इच्छा, क्षमता एवं योग्यता रहने के बावजूद जब किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। पीगू बेरोजगारी की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? पीगू कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल तब बेरोजगार होता है जब उसके पास काम नहीं होता है और वह काम करने का इच्छुक होता है, मतलब काम करने के इच्छुक व्यक्ति के पास जब काम नहीं होता है या काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है, ऐसा पीगू कहते हैं। अब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों एवं पीगू का बेरोजगारी के संबंध में क्या दृष्टिकोण था? क्लासिकल अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जेसमिल, पीगू, जेबिसे आदि का मानना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, अर्थात पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होती है? वे सभी मानते हैं कि व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं उन्हें चालू मजदूरी दर पर काम मिल जाता है तो उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में पीगू बेरोजगारी को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या है?
जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है और कार्य ना मिले तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब प्रचलित मजदूरी दर पर भी जो भी मजदूरी दर मिल रही है उस दर पर व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और व्यक्ति को कार्य नहीं मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी। मतलब उसकी इच्छा नहीं है कि वह बेरोजगार रहे, लेकिन इच्छा के विपरीत वह बेरोजगार रहता है। एसीपीगू कहते हैं कि अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं हो सकती है, क्योंकि श्रम की पूर्ति बढ़ने से वास्तविक या मौद्रिक मजदूरी स्वतः कम हो जाएगी और अतिरिक्त श्रम को रोजगार मिल जाएगा। मतलब एसीपीगू का मानना है कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है और ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? प्रचलित मजदूरी दर पर जो व्यक्ति इच्छा से कार्य करने के लिए तत्पर या तैयार नहीं है उन्हें बेरोजगारी नहीं कहेंगे, ऐसे लोगों को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। एसीपीगू कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में बनी रहती है क्योंकि ये निकम्मों की टोली है और क्लासिकल प्रणाली में ऐच्छिक बेरोजगारी बनी रहती है, अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं रहती है। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिकल प्रणाली में किस प्रकार की बेरोजगारी बनी रहती है। तो क्लासिकल प्रणाली में ऐच्छिक बेरोजगारी बनी रहती है, अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है। और ऐच्छिक बेरोजगारी को पीगू ने निकम्मों की टोली कहा है, जो काम होते हुए भी काम नहीं करते हैं, अर्थात काम करने के इच्छुक ही नहीं होते हैं, अपनी इच्छा से ही वह क्या होते हैं, बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, जिसमें भीख मांगने वाले एवं साधुओं को शामिल किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में कीन्स का बेरोजगारी के संबंध में क्या दृष्टिकोण था? कीन्स मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है, जैसा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, लेकिन कीन्स क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के जस्ट उल्टा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जा सकती है, अर्थात बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में कीन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मंदी की स्थिति में विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी अति उत्पादन की स्थिति अर्थव्यवस्था में समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होती है, जिससे उत्पादित वस्तुएं नहीं बिक पाती हैं और अति उत्पादन तथा गंभीर बेरोजगारी की स्थिति दिखाई देती है। मतलब समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण क्या होता है, अति उत्पादित वस्तुएं नहीं बिक पाती हैं। मांग या व्यय कम होता है, जिससे क्या होता है, वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है और उत्पादन अधिक हो जाता है। जब उत्पादन अधिक हो जाता है तो पूर्ति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पूर्ति अधिक होती है और क्या होता है कि लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता है और बेरोजगारी की गंभीर समस्या दिखाई देती है, ऐसा कीन्स का मानना है। अब भारत में बढ़ती बेरोजगारी के क्या कारण हैं? तो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की कमी बढ़ती बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की कमी। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की कमी का मतलब हुआ उद्योग धंधों में रोजगार को बढ़ाकर बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा धीमा आर्थिक विकास जो है बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार से विकासशील अर्थव्यवस्था है और यहाँ आर्थिक विकास की गति जो है बहुत धीमी रहती है, इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए धीमा आर्थिक विकास रोजगार के अधिक अवसर प्रदान नहीं कर पाता है। अतः क्या होना चाहिए, उपलब्ध रोजगार की तुलना में यहाँ श्रम की पूर्ति अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है, आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, जो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो अगला कारण है। भारत में जनसंख्या में क्या होती है, निरंतर वृद्धि सदा से ही एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से संसाधनों का निर्माण एवं दोहन नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या होता है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगला जो बेरोजगारी का कारण है, कृषि एवं मौसमी व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्र पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या में क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ क्या होता है, कृषि हमारे देश में केवल अविकसित है और अविकसित होने के साथ साथ मौसमी व्यवसाय है
मौसमी व्यवसाय होने के साथ साथ कृषि जो है मुख्य रूप से परंपरागत तरीके से की जाती है, और परंपरागत तरीके से होने के साथ साथ मौसम पर निर्भर होने के कारण यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार रहते हैं। अर्थात कुछ समय के लिए कृषि में तो कार्य मिलता है लोगों को, लेकिन कुछ समय बाद वे बेरोजगार हो जाते हैं। किसानों को लगातार या रोज जो है कृषि में रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए कृषि में अधिकतम क्या होता है, व्यक्ति 3-4 महीने ही कार्य कर पाता है, बाकी समय के लिए क्या होता है, बेरोजगार होता है। तो कृषि के मौसमी होने के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है या बढ़ी है। अगला है संयुक्त परिवार प्रणाली। भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारणों में संयुक्त परिवार प्रणाली को रखा गया है। संयुक्त परिवार प्रणाली भी अदृश्य बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। बड़े बड़े परिवारों में जिनके आय के साधन अच्छे हैं, काफ़ी ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो वास्तव में कुछ भी काम नहीं करते हैं और परिवार की संयुक्त आय पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी की मात्रा अधिक होती है। तो संयुक्त परिवार प्रणाली भी बेरोजगारी का एक कारण है, और संयुक्त परिवार प्रणाली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना कुछ किए ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं और वे बेरोजगार रहते हैं। अगला जो बढ़ती बेरोजगारी का कारण है कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। औद्योगिकरण के बाद भारत में क्या हुआ, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन हो गया। कुटीर एवं लघु उद्योगों के पतन के बाद रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या क्या हुई, घटती चली गई। इससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। तो कुटीर एवं लघु उद्योगों के पतन से भारत में बेरोजगारी बढ़ी है। कम बचत एवं निवेश। हमारे देश में पूंजी की कमी है। जो भी पूंजी है उसका निवेश सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है। पूंजी की एक बड़ी मात्रा बड़े पैमाने के उद्योगों में निवेश की जा रही है, जहां पूंजी उत्पादनपात अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बेरोजगारी की दर बढ़ती है, अर्थात कम बचत एवं पूंजी निवेश कम होता है। अगर बचत ज़्यादा हो और पूंजी निवेश ज़्यादा हो तो क्या होगा, निवेश जब ज़्यादा होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा, पूर्ति ज़्यादा होगी, वस्तुएं बिकेंगी ज़्यादा, मांग ज़्यादा होगी, और इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो कम बचत एवं कम निवेश भी भारत में बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। तो बचत ज़्यादा करनी चाहिए और निवेश ज़्यादा करना चाहिए, जिससे क्या हो, बेरोजगारी को दूर किया जा सके। श्रमिकों की गतिशीलता। भारत में श्रमिकों की गतिशीलता कम है। कई पारिवारिक तथा सामाजिक बंधनों के कारण लोग दूर स्थानों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जबकि वहाँ रोजगार उपलब्ध होता है। विभिन्न राज्यों में भाषा, धर्म, जलवायु, रीति रिवाज आदि बातें भी उनकी गतिशीलता में रुकावट बन जाती हैं। श्रम की गतिहीनता बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ाती है। तो श्रमिकों की गतिशीलता में कमी भी बेरोजगारी की समस्या का एक प्रमुख कारण है। कुशल कार्यबल के आकार का अत्यंत छोटा होना, यह भी भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अब भारत में बेरोजगारी को दूर करने के संबंध में सुझाव क्या है, तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है बेरोजगारी दूर करने के संबंध में। क्लासिकल अर्थशास्त्री एसीपीगू मानते हैं मौद्रिक मजदूरी, वास्तविक मजदूरी में कटौती करके अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, और ये कार्य बाजार स्वतः करती है। इसके लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मजदूरी दर में कटौती से अर्थव्यवस्था पुनः पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त कर लेगी। तो मजदूरी दर में कटौती से क्या होता है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, अर्थात रोजगार का स्तर बढ़ाया जा सकता है, एसीपीगू का मानना है। इसके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स बेरोजगारी का कारण समग्र मांग में कमी को मानते हैं। बेरोजगारी की समस्या समाधान के लिए किन्स सरकारी हस्तक्षेप से समग्र मांग एवं समग्र व्यय में वृद्धि की बात करते हैं। समग्र व्यय में वृद्धि से उपभोग व्यय, विनियोग व्यय तथा सरकारी व्यय बढ़ेगा, जो समग्र व्यय मांग में वृद्धि करेगा, जिससे रोजगार में वृद्धि बढ़ेगी या रोजगार में वृद्धि होगी, अर्थात बेरोजगारी दूर होगी। तो समग्र मांग में वृद्धि के कारण
रोजगार में वृद्धि होगी, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है। तो उत्पादन में वृद्धि करके रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है? रोजगार बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि देश में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाया जाए, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए और उद्योगों, खनिजों तथा बागानों के उत्पादन को बढ़ाया जाए। जितना उत्पादन अधिक होगा उतनी ही श्रम की मांग में वृद्धि होगी और उतना ही रोजगार बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन में वृद्धि करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पूंजी निर्माण की ऊंची दर, तो पूंजी निर्माण की ऊंची दर के माध्यम से भी रोजगार बढ़ाया जा सकता है। देश में पूंजी निर्माण की दर अधिक होनी चाहिए। पूंजी निर्माण ऐसी गतिविधियों में अधिक किया जाना चाहिए जिससे देश में रोजगार के अवसर अधिक बढ़ सके। पूंजी निर्माण या पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक होता है तो पूंजी निर्माण की दर बढ़ाने या उत्पादन तथा रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए पूंजी निर्माण की दर बढ़ाने के साथ साथ पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी की जानी चाहिए। अगला जो है वह स्वरोजगार में लगे लोगों की मदद करना चाहिए। स्वरोजगार भारत में लगभग 43.9% लोग जो है स्वरोजगार में लगे हुए हैं और इनमें से अधिकतर लोग कृषि में हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार, कुटीर और लघु उद्योग, भवन निर्माण, जलपान गृह, यातायात आदि में भी अत्यधिक लोग स्वरोजगार कर रहे हैं। सरकार को लघु और सीमांत किसानों की भूमि, सिंचाई, अच्छे बीज, खाद, यंत्र, साख आदि की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में रहने वाले स्वरोजगार लोगों को साख विपणन, कच्चे माल, तकनीक प्रशिक्षण कार्य आदि की सुविधाएं देनी चाहिए जिससे रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा शैक्षिक सुधार के माध्यम से भी भारत में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। शैक्षिक सुधार में देश की शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दे जो वास्तव में कोई भावी लक्ष्य सामने रखकर अपनी शिक्षा जारी करते हैं। इसके साथ साथ ही सरकार को चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली पर अधिक बल दे। गाँव में शिक्षित व्यक्तियों को अध्यापक, डॉक्टर आदि के रूप में काम करने की भावना अपने अंदर जागृत करनी चाहिए। इसके साथ शिक्षा में अन्य वैकल्पिक प्रयोगों के माध्यम से रोजगार को बढ़ाया जा सकता है जो लोगों की आय को बढ़ा सकता है। इसके अलावा उत्पादन की तकनीक में सुधार करने का मतलब हुआ कि पूंजी प्रधान तकनीक के स्थान पर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा योजनाओं में रोजगार के कार्यक्रम को महत्व देने का मतलब हुआ योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जिससे रोजगार का स्तर सामान्य रूप से बढ़ता जाए। इसके लिए सिंचाई, सड़कें, बाढ़ नियंत्रण, बिजली, कृषि वन, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमि संरक्षण, लघु उद्योगों का विकास तथा विनिर्माण अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। रोजगार बढ़ाने वाले आपातकालीन रोजगार कार्यक्रमों को नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इसके फलस्वरूप अपव्यय अधिक होता है तथा रोजगार में स्थायी रूप से वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार से रोजगार बढ़ाने के संबंध में यह कुछ सुझाव थे। इन सुझावों के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, मांग में वृद्धि करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, मजदूरी दर में कटौती करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, पूंजी निर्माण की दर ऊंची कर रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, स्वरोजगार में लगे लोगों की मदद करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, शैक्षिक सुधार के माध्यम से रोजगार बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन की तकनीक में सुधार करके आवश्यकता अनुसार रोजगार को बढ़ाया जा सकता है और योजनाओं में रोजगार के कार्यक्रम को महत्व देकर रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या पर अंकुश लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम कौन कौन सी हैं या कौन कौन सी योजनाएं हैं बेरोजगारी को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई, उनको जान लेते हैं। तो पहली योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चली थी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार सृजित करना। वर्तमान में यह योजना नहीं चल रही है। और यह पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 1993 में प्रारंभ की गई थी। अगली जो योजना है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रदान करना था। यह भी वर्ष पूछा जा सकता है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1997 में प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों तथा गाँवों को स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। इस योजना के अंतर्गत या ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकारों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का और सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, ये योजनाएं वर्तमान में नहीं चल रही हैं, बंद हैं। इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, यह भी नहीं चल रही है। इसका क्या उद्देश्य था, ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना करना। तो ये योजनाएं नहीं चल रही हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम जो है 2005 में आया था, वर्तमान में चल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने का एक प्रमुख माध्यम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन रोजगार की गारंटी देना था। और यह योजना वर्तमान में क्या है, क्रियान्वित है या चलाई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी कम करने के लिए चलाई गई योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में प्रारंभ किया गया था। इसका पहले जो नाम था वह था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था और वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जो 2015 में नाम बदला गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। यह भी योजना वर्तमान में क्रियाशील है या चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में अपनाई गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 12मासी सड़क मार्ग उपलब्ध कराना था। यह भी बेरोजगारी को दूर करने का एक प्रमुख कार्यक्रम था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 में चलाई गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम 2016 में चलाया गया था और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में चलाया गया था। 120 दिनों का यह अभियान था, जो कोरोना काल के दौरान चलाया गया था। इसके अलावा भारत में बेरोजगारी को मापने के क्या तरीके हैं, किस वर्ष से बेरोजगारी मापी गई, तो इसको जान लेते हैं। भारत में बेरोजगारी मापने के लिए 1973 में समिति गठित की गई थी। समिति का नाम जी भगवती समिति था। तो बेरोजगारी भारत की एक प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है, जिसके कारण निर्धनता, अकाल, कुपोषण एवं अल्प पोषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस समस्या के अध्ययन, मापन एवं समाधान के संबंध में उपाय प्रस्तुत करने के लिए 1973 में बी भगवती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इस समिति ने बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 धारणाएं प्रस्तुत की थी और इन्हीं 3 धारणाओं के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी मापने का प्रयास किया गया है, विचार किया गया था। क्या थी धारणाएं? जो पहली धारणा थी वह थी सामान्य स्थिति में बेरोजगारी की माप। सामान्य स्थिति में बेरोजगारी की माप क्या है? वह श्रम शक्ति जिसे पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिला है, यह स्थिति दीर्घकालीन बेरोजगारी का सूचक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे पूरे वर्ष भर
रोजगार नहीं मिला हो तो उसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार कहेंगे और यह दीर्घकालीन स्थिति का सूचक है। अगला जो है चालू साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार, तो इसमें उन बेरोजगारों को शामिल किया जाता है जिन्हें सप्ताह में 1 घंटे भी कार्य नहीं मिला है और वे रोजगार प्राप्ति के लिए तत्पर हैं। चालू साप्ताहिक में जिन्हें सप्ताह में 1 घंटे का भी कार्य नहीं मिला है और कार्य करने के लिए वह तत्पर है या परेशान है, तो उसे क्या कहेंगे, चालू साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार कहेंगे। इसके अलावा चालू दैनिक स्तर का बेरोजगार, दैनिक बेरोजगार वे हैं जो सप्ताह में कुछ दिन रोजगार युक्त रहते हैं। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े NSSO जारी करता है। तो जी भगवती समिति द्वारा बेरोजगारी मापने की 3 अवधारणाओं में सामान्य स्थिति की अवधारणा, चालू साप्ताहिक स्थिति का स्तर और चालू दैनिक स्थिति का प्रयोग किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बेरोजगारी मापने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता, किस धारणा या अवधारणा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसमें ये 3 अवधारणाएं तो रहेंगी ही। सामान्य स्थिति की अवधारणा रहेगी, चालू साप्ताहिक स्तर की अवधारणा रहेगी और चालू दैनिक स्तर की अवधारणा रहेगी। इसके साथ साथ एक रहेगी चालू मासिक स्तर की अवधारणा। तो मासिक स्तर पर बेरोजगारी मापने का कोई प्रावधान 1973 में गठित भगवती समिति ने नहीं किया था। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवती समिति का संबंध किस से है, तो भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी माप से है। इसके अलावा वर्ष भी पूछा जाता है, तो भगवती समिति 1973 में गठित की गई थी। अब श्रम शक्ति क्या है? किसी देश की श्रम शक्ति से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो 15 से 65 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जो रोजगार में हैं तथा जो रोजगार की तलाश में हैं। 15 से 65 वर्ष तक के, 15 से लगा के 65 वर्ष के बीच के लोग जो रोजगार में हैं और जो रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? श्रम शक्ति कहा जाता है। अर्थात श्रम शक्ति कह सकते हैं रोजगार में लगे लोगों की संख्या प्लस बेरोजगारी की संख्या को श्रम शक्ति कहा जाता है। और उम्र कितनी है? 15 से 65 वर्ष के बीच में के लोगों की। अब बेरोजगारी दर किसे कहते हैं? बेरोजगारी दर को श्रम शक्ति के प्रतिशत के रूप में बेरोजगारों की संख्या को व्यक्त करते हैं, अर्थात पूरी श्रम शक्ति में कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति गुणे 100 यह बेरोजगारी की दर है। बेरोजगारी की दर बराबर हो जाएगी बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति गुणे 100। बेरोजगारी बराबर क्या हो जाएगा? श्रम शक्ति माइनस रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या, बेरोजगारी संख्या। इसके अलावा स्टैंडर्ड वर्ष क्या है? 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन को स्टैंडर्ड वर्ष कहा जाता है या पूछा जाता है कभी कभी। स्टैंडर्ड वर्ष क्या है? तो 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन पूरे वर्ष में जब किसी व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है या काम मिल रहा है तो उसे स्टैंडर्ड वर्ष कहा जाता है, मानव वर्ष कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार कहा जाएगा। तो यह स्टैंडर्ड वर्ष या मानक वर्ष या मानव वर्ष की परिभाषा है। 8 घंटे और 273 दिन, प्रतिदिन 8 घंटे और 273 दिन साल में काम मिल रहा है तो उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति में कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेरोजगारी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझा। अब अगले वीडियो में हम लोग बेरोजगारी के जो प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास आगामी जो पेट परीक्षा है UPSSC पेट के एग्ज़ाम के साथ साथ TGT, PGT एवं बिहार PGT मेंस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना है और थोड़ा सा विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दी गई है।